नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज है 13 अप्रैल 2022 और हमारा सोर्स रहेगा असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज टू डिस्कस आवर्स टुडेज डेली करंट अफेयर्स, राइट। सो चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो है ना पीडीएफ का, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दूंगा। आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड इफ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस इन भद्रा आईएएस अकेडमी यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस। एनीवेज, बहुत दिन से दोस्तों बिहू 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 सब तरफ घूम रहा है, राइट। सो अगेन ये तो जस्ट एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो कि आज के न्यूज़पेपर में था, राइट। बट ऐसे रिलेटेड रोंगाली बिहू सेलिब्रेशंस के बारे में जो असम में एक्टिविटीज़ की जा रही है उनके रिलेटेड था, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोंगाली बिहू के बारे में। एनीवेज, इन जनरल अगर बात करें बिहू, ऑफकोर्स जब भी इंडिया में बिहू का नाम आता है तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है असम। एक साल में 3 ऐसे सेलिब्रेशंस किए जाते हैं बिहू के। एक होता है रोंगाली बिहू जो कि अप्रैल में मनाया जाता है, एक होता है कोंगाली बिहू जिसको काटी बिहू भी कहते हैं, उसको अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। और तीसरा है बोगाली या फिर माघ बिहू जिसको हम लोग जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। यह होता क्या है, देखो रोंगाली बिहू की अगर बात करें अभी जो सेलिब्रेट किया जाएगा, रोंगाली इसको बोहाग बिहू भी कहते हैं। ये असमीज न्यू ईयर और स्प्रिंग फेस्टिवल बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। रोंगाली बिहू कॉन्साइड्स विद सिख का न्यू ईयर जिसको हम लोग बैसाखी भी कहते हैं, ठीक है। नाउ बोहाग बिहू डेट्स जो इसका होता है रोंगाली या फिर बोहाग बिहू का, अप्रैल 13 से अप्रैल 21 के बीच में। इट्स नॉट मैंडेटरी, ऐसा हो सकता है कि आज अप्रैल, इस साल अप्रैल इतना को हो, राइट, अगले साल दूसरे डेट को भी हो सकता है, राइट। नाउ ये होता क्या है, देखो ये हार्वेस्ट और सोइंग फेस्टिवल है जो क्या मार्क करता है पहला दिन, जी हाँ, पहला दिन ऑफ हिंदू सोलर कैलेंडर एंड इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट अदर प्लेसेज लाइक बंगाल, मणिपुर, मिथिला, नेपाल, उड़ीसा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, बाई डिफरेंट अदर नेम्स एज वेल, राइट। अच्छा, इनमें फेस्टिव फूड्स क्या होता है, देखो एक होता है पीठा जिसको राइस केक भी कहते हैं, देखो ये एक पीठा का एग्जांपल है। और भी डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ पीठा भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। और एक लाड़ू बेसिकली इसको हिंदी में हम लोग या फिर बंगाली में भी लाड़ू बोला जाता है, असमीज़ में भी लाड़ू बोला जाता है, ठीक है। और देखो इस टाइप का तिल का रहता है या फिर आपका जाके कोकोनट होता है ना, कोकोनट के गुर्दा जिसको बोलता है, कोकोनट को पीस पीस के जो छोटे छोटे पीसेस होता है उसके भी बने हुए रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग, मतलब मर्द ही नहीं औरतें भी एक साथ आती है और दे वेयर दे ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो क्या यूजुअली ज़्यादातर मूगा का बना हुआ रहता है, गोल्डन सिल्क अटायर्स। देखो ये वाला देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, ये जो डांस देख रहे हो ना, इसको बिहू बिहू डांस कहता है। खैर आप लोगों को क्या बताना, आप लोगों को तो सबको पता ही है ना। और देखो सिमिलर काइंड ऑफ ड्रेसेस जो है लड़के भी उसी टाइप का पहने हुए हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स बिहू ट्यून बजता है जिसमें बिहू ढोल भी लड़के लोग बजाते हैं और लड़कियां लोग डांस भी करती हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ इंडिया प्रेजेंटली इन असम बेसिकली। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज़ जो है दोस्तों अगेन आसाम ट्रिब्यून से लिया गया था। वैसे ये हम लोगों ने न्यूज़ पहले भी पढ़ा हुआ है। आज के पता है न्यूज़पेपर में ऐसे ऐसे न्यूज़ है ना जो क्या ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिलेटेड। ये शायद हम लोगों ने 3 दिन पहले ही ये चीज़ कवर किया था। अभी क्या नया न्यूज़ क्या है दैट एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है नागालैंड में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड कर रही है, बस यही जो है नया न्यूज़ है। बाकी अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या होता है तो वो तो हम लोग को पता ही है, 1966 को इस्टेब्लिश किया हुआ है। इतने सारे रीजनल पार्टनर्स है जो कि आप ब्लू में और ग्रीन में देख रहे हैं, राइट, जिसमें रशिया बिल्कुल नहीं है, नॉर्थ कोरिया यहाँ पर नहीं है, बट बाकी ऑलमोस्ट ऑल देश ऑफ सेंट्रल एशिया भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान सबको यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ईरान इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, ये देख रहे हो। और इसका हेडक्वार्टर ऐसे फिलीपींस में है। 5 लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स जो एशिया डेवलपमेंट बैंक में, वो है जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है, ऑलराइट। नेक्स्ट है डॉर्नियर 228। नाउ ये क्या है, ये देखो एक इंडिजिनसली बिल्ड कमर्शियल एयरक्राफ्ट है जिसको रिसेंटली बेसिकली आपका जाकर डिब्रूगढ़ से फ्लाइट टेस्ट भी किया गया। इनफैक्ट डिब्रूगढ़ इन असम टू पासीघाट इन सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यह फ्लाइट उड़ाया गया कमर्शियल पर्पस के लिए पहली बार, ठीक है।
तो हम क्यों बोल सकते हैं दैट हाँ, आत्मनिर्भर भारत के डायरेक्शन में जो है यह एक बहुत बड़ा स्टेप है, हमारे अचीवमेंट है, हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो हाँ, अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चन भी आएगा ना तो यही डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, अब इतना भीतर नहीं पूछेगा दैट बताओ भैया आसाम कहाँ से उड़ा है, डिब्रूगढ़ से पासीघाट कहाँ, ये सब थोड़ा ना पूछेगा, ये सब कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान, चिल रहो, है ना। नेक्स्ट इज 2+2 डिस्कशंस, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था दैट फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर जो है कोई भी दो कंट्रीज के एक साथ आती हैं, राइट, और ऑफ कोर्स 2+2 डायलॉग कैरी आउट कर रही है। अभी रिसेंटली जो डायलॉग्स जो चल रहे हैं वो है आपका जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, है ना। मिड डे मील एंड सप्लीमेंट्स, नाउ मिड डे मील का नया नाम आपको पता है क्या है? पोषण अभियान, PM पोषण अभियान, ठीक है। अच्छा, क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से कर्नाटक जो है वो 13वां स्टेट हो जाएगा कर्नाटक, जो क्या अंडा प्रोवाइड करेगा अपने मिड डे मील स्कीम्स में। मिड डे मील स्कीम या फिर अगेन PM पोषण अभियान, तो ये कोई दूसरा अलग अलग नाम नहीं है, सेम ही है, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी देख लीजिएगा ना, उसमें भी पाया गया था दैट 35% ऑफ चिल्ड्रन जो है अंडर द 5 दे आर स्टंटेड, और अराउंड 20% जो है चिल्ड्रन वो वेस्टेड हो जाता है। और ये सब क्या है? ऑफ कोर्स दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो मैल न्यूट्रिशन का इंडिकेशन सिर्फ यही नहीं, ओबेसिटी भी मैल न्यूट्रिशन का इंडिकेशन है, ठीक है। ये सब चीज़ें लेकिन ध्यान रखिएगा। एनीवेज, अगर और भी एडिशनली चीज़ें देखें तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स है जो कि आपने इसमें अंडा या फिर मिल्क या फिर डिफरेंट अदर सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करती है, उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश एग या फिर बनाना या फिर चिक्की प्रोवाइड करती है, बिहार एग प्रोवाइड करती है, गुजरात मिल्क, हरियाणा मिल्क, झारखंड एग या फिर सीजनल फ्रूट्स, है ना, कर्नाटक हॉट फ्लेवर्ड मिल्क, है ना, उसके बाद केरला बॉयल्ड एग या फिर बनाना, है ना। तो ये सब चीज़ें देख लीजिए खुद से ही, पंजाब स्वीट खीर, उसके बाद उड़ीसा एग, है ना, तेलंगाना एग। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगेन मिड डे मील या फिर PM पोषण अभियान की अगर बात करें तो पहले, जैसे मैंने पहले ही बोला था, इसका पहले नाम था मिड डे मील, रिसेंटली रीनेम किया गया है 2021 को एज PM पोषण, राइट, जिसको लॉन्च किया गया था, मतलब मिड डे मील को फर्दर लॉन्च किया गया था 1995 को एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और कवरेज अगर देख लीजिएगा तो दोस्तों पहले तो इसको अप टिल क्लास 5 तक कवर किया गया था, बट 2007 में उसको एक्सपैंड करके क्लास 8 तक जो है कवर किया जाता है, ठीक है। मतलब क्लास 8 तक के बच्चों को ये सब खाना मिलेगा, ठीक है ना। अलग अलग क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशंस रहती हैं, लेकिन ये बात बता देना चाहता हूँ क्या क्वांटिटी होती है, चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, डोंट वरी। बट ये स्कीम जो है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आती है, एंड कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा अगर हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उसके अंडर भी इसका वर्णन किया गया है। मतलब ये जो है इसके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आती है ना। सवाल ये होता है कैलोरी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग है ना। जैसे प्राइमरी ग्रेड्स क्लास 5 तक के बच्चों के लिए अलग होगा, क्लास 8 तक के बच्चों के लिए अलग होगा, ठीक है। तो क्लास 5 तक के बच्चे अगर देख लीजिएगा एटलीस्ट 450 कैलोरीज उनको चाहिए होता है उनके बॉडीली स्ट्रक्चरिंग के को देखकर, राइट, और 12 ग्राम प्रोटीन। वैसे ही अपर प्राइमरी दैट इज क्लास 8 तक के अगर बच्चे देखिएगा तो 700 कैलोरीज और 200 ग्राम प्रोटीन भी चाहिए उन बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ चाइल्ड एडॉप्शन प्रोसेस। इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है GS2 से। अब सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेट कर सकता है ना यार, ये तो चाइल्ड एडॉप्शन प्रोसेस है तो इसका सेपरेशन ऑफ पावर से क्या रिलेशन है। चलो डोंट वरी, जैसे डिस्कस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली समझोगे। वैसे क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर लिया था दैट एक प्ली को सुनेगी सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जो लीगल प्रोसेसेस है ना चाइल्ड के अडॉप्शंस को लेकर, कहा जा रहा है अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलिए ठीक है अगर कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग कोई बात नहीं, उस चीज़ को सुनेंगे, और अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो ऑफकोर्स वी विल रिक्वेस्ट ईदर द गवर्नमेंट टू चेंज इट और वी विल डू इट आवरसेल्व्स, राइट। सो एनीवेज लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट हाँ, इस इशू को और भी थोड़ा अगर ध्यान से भीतर में घुस के देखें तो अभी अगर देखो चाइल्ड को एडॉप्ट अगर कब करना चाहते हो ना तो वो प्रोसेस जो अपनाना होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, और इसीलिए जो पिछले साल अगर देख लीजिएगा मात्र 4000 एडॉप्शंस ही हुए हैं। अरे भाई 4000 कुछ नंबर है, इतना बड़ा देश है ना, और सिर्फ इंडिया के पेरेंट्स ही तो अडॉप्ट नहीं करते हैं ना, बाहर से भी लोग आते हैं पता है अडॉप्ट करना, ठीक है। तो कम्बरसम प्रोसेस है एनीवेज। बट क्या बोला गया दैट द ऑनगोइंग पैंडेमिक जो है, ऊपर से पहले तो बहुत सारे बच्चे ऑर्फन थे ही, बट पैंडेमिक के कारण भी जो है ना अराउंड 3 करोड़ के आसपास बच्चों जो है वो ऑर्फन हो गए, राइट। एंड देयर इज ऑल्सो एन एनोमली ऑन द लेजिस्लेटर फ्रंट एज एडॉप्शन जो प्रोसेस है उसको गवर्न किया जाता है 2 कानून के द्वारा। पहला है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956, जिसको फर्दर गवर्न किया जाता है कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा।
तो एक तो ये मिनिस्ट्री है और दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो एस्पेक्ट ऑफ ऑर्फेन्स को डील करती है। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो देखो, दो अलग अलग मिनिस्ट्री एक ही काम को, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है सारा दारोमदार जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर ही डाल दो, ठीक है, वो नहीं, अलग अलग चीज़ है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कंसर्न्स एंड लूप होल्स विद रिस्पेक्ट टू इंटर कंट्री एडॉप्शन, है ना, दैट एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो इंटर कंट्री एडॉप्शन होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना। सवाल ये होता है दैट एलिजिबिलिटी क्या है भैया, कौन कौन आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं मेंशन की हुई? जी हाँ, एब्सोल्युटली है। सोचो, आप अगर पेरेंट हो, राइट, और आप अगर बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हो, तो कुछ कुछ कंडीशंस ये है दैट प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, मतलब आप अगर बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हो ना, तो आप और आपकी वाइफ या फिर आप और आपके हस्बैंड जो है वो हो गए प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स जो है फिजिकली, ठीक है, मतलब हाथ पैर आपका सही होना चाहिए, मेंटली आप लोग सही होने चाहिए, इमोशनली आप लोग स्टेबल होने चाहिए और फाइनेंशियली कैपेबल होनी चाहिए। ठीक है, एंड शैल नॉट हैव एनी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशंस। आपकी कोई ऐसी नहीं है दैट हाँ कल को कैंसर हो जाएगा आपकी, अगर सोचो एक्सट्रीम लेवल में एकदम लास्ट स्टेज वाले में पहुंच गए, उसके बाद अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो, सो वो नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा जी, समझ रहे हो। नेक्स्ट इज एनी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, कोई भी अगर हो, है ना, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मैरिटल स्टेटस, मतलब आपने शादी की हो या फिर ना की हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना दैट बहुत सारे लोग जो है वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। लिविंग रिलेशनशिप ये वो रिलेशनशिप होता है जिसमें एक लड़के और एक लड़की जो है एक साथ रहते हैं बट दे आर नॉट मैरिड। ठीक है, तो उसी के केस में बोला गया एनी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट जो इरिस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस, मतलब भले ही आपके कानून में आपने शादी नहीं की हो और वेदर और नॉट हैज़ बीन बायोलॉजिकल सन और डॉटर, और आप लोग का एक्चुअली में बायोलॉजिकल सन डॉटर हो, सन हो या ना हो, स्टिल आप अडॉप्ट कर सकते हो चिल्ड्रन को, बट कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे दोनों का आप मतलब मेल और फीमेल दोनों का कंसेंट होना चाहिए, उसके बाद ही अडॉप्ट कर सकते हो। अच्छा, सिंगल फीमेल मदर्स जो होती है ना, वो तो अडॉप्ट कर सकती है कोई भी जेंडर को, कोई भी चाइल्ड को। ठीक है, मतलब आप अगर लड़की हो, है ना, आपको अगर लगता है दैट एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, तो यस यू आर एलिजिबल फॉर दैट, बट एक सिंगल मेल जो होता है ना, दे आर नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, आप समझ ही सकते हो हमारी, ठीक है। तो एनीवेज ये कुछ कुछ फैक्टर्स है जिसको आपको ध्यान में रख लीजिए, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन बिटवीन द लाइन्स अगर पूछ लेना तो यही सब पूछा जाएगा आपसे और कुछ नहीं। नो चाइल्ड शैल बी गिवन इन अडॉप्शन टू अ कपल अनलेस दे हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप, मतलब मिनिमल तो 2 साल का स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए, उसके बाद ही आपको दिया जाएगा। और मिनिमम एज डिफरेंस जो होना चाहिए, जैसे आप लोगों के बीच में और बच्चे के बीच में एज डिफरेंस जो है ना, ये मिनिमम 25 साल का होना चाहिए, है ना। एज क्राइटेरिया फॉर प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिलेटिव अडॉप्शन एंड अडॉप्शन बाई स्टेप पेरेंट्स। कपल विथ 3 or more चिल्ड्रन अगर है तो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अडॉप्शन एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन। स्पेशल नीड एंड चिल्ड्रन को छोड़कर अगर नॉर्मल अडॉप्शन आप करना चाहे तो नहीं होगा। ठीक है, ये सब कुछ कुछ चीज़ है। अच्छा, जब भी अडॉप्शन की बात कर रहे हैं तो एक एजेंसी का नाम आता है काड़ा, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है, काड़ा याद रखिएगा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। इसका फंक्शन है दैट ये एज अ नोडल बॉडी काम करेगी रिगार्डिंग द फैक्ट दैट अगर इंडियन चिल्ड्रंस का एडॉप्शंस होता है तो उसके रिलेटेड आपको पहले जो कांटेक्ट करना पड़ेगा इस एजेंसी के साथ ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड इट इज़ मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन, मतलब देश के बीच में तो एडॉप्शन को मॉनिटर करेगी ही, रेगुलेट करेगी ही, बट साथ ही साथ अगर बाहर से कोई अगर पेरेंट्स आते हैं, सोचो अमेरिका से कोई पेरेंट्स आ रहे हैं लेने, ठीक है, तो उनको भी मॉनिटर किया जाएगा। काड़ा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इट को डेजिग्नेट किया गया एज अ सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद इंटर कंट्री अडॉप्शंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ हेग कन्वेंशन। ठीक है, मतलब काड़ा जो काम करती है ना, वो हेग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग काम करती है। काड़ा प्राइमरी डील्स विद द अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, एबेंडोन्ड एंड सरेंडर्ड चाइल्ड थ्रू इट्स एसोसिएटेड और रिकॉग्नाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज। CARA is also mandated to frame regulations on adoptions related matters, मतलब adoption related matters से related कुछ regulations बनाना हो तो उसका भी mandate जो होता है वो CARA के ही पास होता है, जिसको mandate मिला हुआ है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 के अंदर। ठीक है, चलो
ये आज चीज़ें डिस्कस किया, आज जैसा ज़्यादा उतना भी वैसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ वैसा था नहीं, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया, और एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर के रिलेटेड भी द हिंदू में था, तो उसके रिलेटेड हम लोगों ने एक मेंस क्वेश्चन ही फ्रेम आउट कर दिया, राइट। बट रिगार्डिंग एमसीक्यूज द गाइस, पहले तो बात तो कल हम लोगों ने कुछ कुछ एमसीक्यूज पूछा था, उस एमसीक्यूज का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियो टैगिंग, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे एकदम ब्लंट ऑप्शन दिया हुआ था, दैट इट हैज़ अ पोटेंशियल टू सडनली स्टॉप। इस टाइप का अगर कुछ ब्लंट अगर चीज़ें लिखी हुई है ना, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो रॉन्ग हो, ठीक है। तो यस, इट वॉज एक्चुअली रॉन्ग दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट इज स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स इज रिलीज बाई, बताइए कौन सा, ए ऑप्शन ए बी नीति आयोग इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएम दक्ष योजना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। और नेक्स्ट अगेन पीएम दक्ष योजना के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था दोस्तों, जिसका दोनों स्टेटमेंट जो है दिया हुआ था वो बिल्कुल सही था। तो बहुत लोगों ने सही दिया, राइट। आप ऑलमोस्ट सब ने ही सही किया, सब ने ही चारों के चारों सही किया, चारों के चारों देख लो। सिर्फ एक बंदे हैं राजश्री बौड़ पुजारी, आपने सी ए सी, मतलब एक भी आपका सही नहीं है। पहले तो 4 ऑप्शंस पूछे गए थे ए बी सी डी, राइट। मुझे लगता है आपने ऐसे ही तुक्के में मार दिया। मैं आपने सोचा था हर रोज 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, चलो कर देते हैं सी ए सी। ऊपर से एक भी आपका सही भी तो नहीं है, ये भी तो देखो, ठीक है। सो चलिए अगले बार से मेक श्योर कीजिएगा, पढ़िएगा उसके बाद ही लिखिएगा, ठीक है। तो ए बी डी सी वॉज अ करेक्ट ऑप्शन, एंड बाकी सब ने ही ऑलमोस्ट सही किया। जी हाँ, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। आज का क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम पोषण अभियान। ओके, पहला स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च्ड इन 1995 एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओके, दूसरा है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स। करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, नन, बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ध्यान देना, नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स। अच्छा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। द कंसेंट ऑफ बोथ द spouses of the adoption shall be required in case of married couple। मतलब ये बताना है दैट आपको कौन सा क्राइटेरिया नहीं है ना। दूसरा, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स मस्ट हैव अ सैलरी बैंड ऑफ मोर देन ₹10 लाख पर एनम। तीसरा है अ सिंगल मेल शैल नॉट बी एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। और चौथा है अ सिंगल फीमेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब क्योंकि मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉर्नियर 228 रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू इंडिजिनियसली बिल्ट हाई स्पीड ट्रेन, इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट, इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर और इंडिजिनियसली बिल्ट हाई पावर्ड टेलीस्कोप। तो आपको बताना है दैट कौन सा यहाँ पर सही है, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से लिखिएगा। एनीवेज आ जाते हैं मेंस के क्वेश्चन में। जैसे कि मैंने बोला था दैट एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है दैट फॉर अ सस्टेनेबल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉडल मेंटेनिंग ए बैलेंस ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट, क्वालिटी एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस इज क्रिटिकल। मतलब अगर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो कि हमारे देश में एक्चुअली में इंप्लीमेंट नहीं है, बट सरकार कोशिश जरूर कर रही है इनडायरेक्टली दैट मैक्सिमम जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, वो बेसिक जो हेल्थ केयर सर्विसेज है एटलीस्ट वो फ्री हो जाए, ठीक है। सो अनडाउटेडली फॉर सस्टेनेबल यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल कहा जा रहा है दैट अगर तब तक हम उसको सस्टेनेबल नहीं कर सकते अगर कॉस्ट, क्वालिटी और एक्सेस जो होता है हेल्थ केयर सर्विसेज का, इस तीनों के बीच में प्रॉपर ट्रेड ऑफ मेंटेन हो, राइट। इस चीज़ को डिस्कस कीजिए। तो डिस्कस करना तो वही चीज़ है, आप देखो यूनिवर्स वी हैव स्टार्टेड, दिस इज अ मॉडल आंसर वेयर वी हैव स्टार्टेड विद दैट व्हाट एक्चुअली यूनिवर्सल हेल्थ केयर इज, उसका एम क्या है। जैसे अब मैंने बोला ना दैट सरकार कोशिश ज़रूर कर रही है, तो कैसे कोशिश कर रही है, ऑफकोर्स आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू क्या क्या चैलेंजेस यूनिवर्सल हेल्थ केयर में आते हैं, कैसे जीडीपी, कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी में खर्चा किया जा रहा है, सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज क्या हम लोग प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, उनके एस्पेक्ट्स को हम लोग को पुट फोर्थ करना है। आपको बताना है वन साइज फिट ऑल अप्रोच जो है वो हमारे देश में, हमारी देश की ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ जो बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। इसलिए अलग अलग रीजन में, जैसे अगर बीमारू स्टेट्स देख लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पर पॉलिसीज़ अलग चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ना लोगों की, वो अलग है। बट वहीं पर अगर आप अच्छे अच्छे कंट्री जैसे गुजरात, महाराष्ट्र देख लीजिए, तो वहाँ पे चीज़ें कंडीशंस अलग है, ठीक है। तो इसलिए वन साइज फिट अप्रोच नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या सेक्टर में आप एड्रेस कर सकते हो हेल्थ केयर सेक्टर को, मतलब कैसे आपको वे फॉरवर्ड पॉइंट्स भी बताने पड़ेंगे। एक काम करो ना, चलो ये तो खैर मेन बॉडी में आया, वे फॉरवर्ड पॉइंट क्या होगा, ये क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ?
हाँ जी लिखो यार नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।